तो पहले किवाड़ ढुका, अरे चादर ठीक है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सभी को मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ या नहीं। अगर कोई त्रुटि है तो वो ठीक करी जा सके। फेसबुक लाइव वक्तव्य मंच द्वारा मुझसे जुड़ने वाले सभी अग्रज अनुज विद्वानों, कलाकारों, श्रोताओं, दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम एवं अभिनंदन। कलाकुंज भारती के संपादक, कवि, लेखक, चिंतक, समाज सुधारक श्री पद्माकांत प्रभात जी के सौजन्य से आज मैं आप सभी के सामने रूबरू हो रही हूँ। इस महत्वपूर्ण मंच से जोड़ने हेतु प्रभात सर का बहुत बहुत आभार। संक्षेप में मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अर्चना, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में मेरा 1972 में जन्म हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी मेरठ में ही हुई। मेरठ के विश्वविद्यालय से ही मैंने MA, PhD और DLIT की उपाधि प्राप्त की और आज मैं मेरठ के प्रतिष्ठित महाविद्यालय रघुनाथ गर्ल्स PG कॉलेज के कला विभाग में विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अपनी बात प्रारंभ करने से मैं पुनः सभी से आग्रह करती हूँ कि अगर मैं आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो कृपया स्पष्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि निवारण किया जा सके। थैंक यू। सभी साथी बहनें जो मेरे साथ जुड़ रही हैं, सबका बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। मैं अपनी बात लगता है मैं अपनी बात प्रारंभ कर सकती हूँ। आदरणीय पद्माकांत जी ने मुझे कलाओं के अंतर संबंध पर बोलने के लिए कहा है। अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने से पूर्व मैं सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और अपने समस्त गुरुजनों का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मेरी एक स्वरचित रचना है जो मैंने बहुत पहले, लगभग 5-6 साल पहले अपने गुरुजनों के लिए लिखी थी, वो आपके सामने पढ़ती हूँ और फिर मैं अपनी बात प्रारंभ करूँगी। कविता के इस प्रकार है। मन की वाणी से, मन की भाषा से जीवन की वाणी सुनाना चाहती हूँ। इन ज्ञान प्रकाश उंगलियों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इन ज्ञान प्रकाश उंगलियों से मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। लिखना चाहती हूँ गुरुओं की महिमा का गुणगान, राष्ट्र के नव सृजन में है जो बहुत महान। गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने दिया अंगूठा काट, गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने दिया अंगूठा काट, रामानंद की डांट सुनकर हुए कबीर महान। नरहरि को पाकर तुलसी ने किया लोक कल्याण, नरहरि को पाकर तुलसी ने किया लोक कल्याण, ऐसे गुरुओं की महिमा का करना चाहती हूँ मैं बखान। गुरु वशिष्ठ की कृपा पाकर बने राम महान, गुरु वशिष्ठ की कृपा पाकर बने राम महान, समर्थ गुरु की कृपा से वीर शिवाजी हुए महान। संदीपनी गुरु की शरण में जाकर बने कृष्ण भगवान, संदीपनी गुरु की शरण में जाकर बने कृष्ण भगवान, ऐसे गुरुओं की महिमा का करना चाहती हूँ मैं गुणगान। मन की भाषा से जीवन की वाणी सुनाना चाहती हूँ। अपने स्वप्नों को साकार करने वाले, अपनी प्रेरणा स्रोतों को अपने मन मंदिर में विराजना चाहती हूँ। मुखड़ा बोल उन्होंने दिए, उन्हीं ने बांधा था सुर लय में, उनके गुणगान दोहराऊंगी जब तब रहेंगी मेरे मन मंदिर में, रहेंगी मेरे मन मंदिर में। जी हाँ, ये मैंने बहुत पहले अपनी एक कविता लिखी थी और जिसमें मैंने अपने सभी गुरुजनों जो भी मेरे प्रेरणा से उतर रहे हैं, चाहे वो मेरे प्राइमरी के टीचर रहे, इंटर कॉलेज के टीचर रहे, डिग्री कॉलेज के टीचर रहे, मेरे PhD की मार्गदर्शिका मेरी गाइड रहीं, या मेरे माता पिता और मेरे शुभचिंतक जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और माँ सरस्वती की कृपा से आज मैं आपके समक्ष हूँ।
तो अब मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। मुझसे कलाओं के अंतर संबंध के ऊपर बोलने को कहा गया है। तो समस्त कलाओं का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है, जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। चित्र, काव्य और संगीत की आराध्य देवी, तीनों की आराध्य देवी सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी अपने एक हाथ में वीणा लिए हुए हैं, एक हाथ में पुस्तक लिए हुए हैं और कमल पर विराजमान हैं, जिसमें वीणा संगीत का द्योतक है और पुस्तक काव्य का, साहित्य का द्योतक है और कमल कलाओं का द्योतक है। तो ऐसी माँ सरस्वती का रूप है जिसमें तीनों कलाओं का हमें संगम दिखाई देता है। और भारतीय संस्कृति के अनेक कवि, उच्च कोटि के संगीतज्ञ रहे हैं, अनेक संगीतज्ञ चित्रकार रहे हैं, अनेक चित्रकार कवि रहे हैं। तो ये तो कलाओं का अंतर संबंध है जो प्राचीन काल से आज तक चला आ रहा है। और भारतीय संस्कृति की बात करें तो वहाँ यह भी मान्यता है कि महान संगीतज्ञ नटराज के लय ताल युक्त तांडव से ही चित्र कला, मूर्ति कला और संगीत कला और काव्य कला का जन्म हुआ। इस प्रकार मनुष्य की भावाभिव्यक्ति के लिए अनेक माध्यम हैं। कोई अपनी बात बोलकर कहता है, कोई अपनी बात अभिनय के द्वारा या अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और कुछ तूलिका या छेनी उठाकर अपनी बात को, अपने भावों की अभिव्यक्ति को साकार रूप देते हैं। अगर कलाओं को मोटे तौर पर वर्गीकरण किया जाए तो कलाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, ललित कला एवं उपयोगी कला। ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएँ आती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य एवं संगीत, जिसमें प्रथम 3 कलाएँ चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला ये दृश्य कलाएँ हैं। संगीत कला की बात करें तो ये दृश्य और श्रव्य दोनों हैं, क्योंकि इनमें को हम सुनते भी हैं, नाटक, नृत्य, अभिनय के द्वारा हम इन्हें देखते भी हैं। और हमारी जो छठी कला बचती है वो है काव्य या साहित्य कला, जो श्रव्य कला के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो ये जितनी भी ललित कलाएं हैं, ये मानव के सौंदर्य बोध की या ये कहिए कि विकसित अवस्थाओं की, विकसित मानसिक अवस्थाओं की परिचायक हैं। ललित कलाओं का मुख्य प्रयोजन आनंद की सृष्टि करना है और उपयोगी कलाओं का संबंध हमारी उपयोगिता से जुड़ा होता है। इसके पीछे एक व्यवहारिक पक्ष है, जबकि ललित कलाओं का व्यवहारिक पक्ष कोई नहीं है, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी ये मानव के आत्मविकास के लिए बहुत ही नितांत ही आवश्यक हैं। सभ्यता और संस्कृति के तो मानो ये स्तंभ हैं, वैसे भी किसी देश की संस्कृति की पहचान, उनका प्रतीक, उनका गौरव ललित कलाएं ही होती हैं। और अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न कलाकारों का देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ और कलाकार भरे पड़े हैं। मुझे भ्रमण का बहुत शौक़ है। मैंने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक कला स्थानों पर, सांस्कृतिक केंद्रों पर मैंने गई हूँ और मैंने उन्हें बहुत पास से जाना, देखा और समझा है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, साहित्य, संगीत, नृत्य, शिल्प, हस्तशिल्प, कौशल, नृत्य, नौटंकी, ये सब किसके मन को नहीं मोहते, किसको अच्छे नहीं लगते। और अगर हम क्षेत्रीय कलाओं की बात करें तो क्षेत्रीय कलाओं की नवीनता, अद्भुतता और एक मौलिकता वो किसको आकर्षित नहीं करती। उन्हें देखकर हमें बहुत आश्चर्य होता है। धन्य हैं हम कि हमने ऐसी विभिन्न संस्कृतियों वाली, विभिन्न कलाओं वाली भारत भूमि पर जन्म लिया। देखा जाए तो मानव कला जो है वो मानव की चिर संगनी है, उनकी जीवन संगनी है। मानव ने कला को प्रतिष्ठित किया
और कला ने मानव को आत्मचेतना और आत्मगौरव प्रदान किया है। कला ही मानव को सौंदर्य और माधुर्य से पूर्ण करती है। वास्तविकता तो यह है कि मानव समाज का प्राणी है और कला समाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है और जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। महर्षि वात्स्यायन ने 64 कलाओं और 518 अंतः कलाओं का एक बहुत अच्छी सूची तैयार की, जिसको उन्होंने अपने ग्रंथ कामसूत्र में दिया है। वात्स्यायन की इसी कलाओं को भारत में 64 कलाओं की मान्यता प्राप्त हुई है, लेकिन इन कलाओं के रसास्वादन के लिए सहृदय होना बहुत आवश्यक है। सहृदय से तात्पर्य है कि भावों का होना, भावुक होना, चीज़ों को समझना, उसमें घुल मिल जाना, उसको आनंद प्राप्त करना। और जो ये भाव सबके अंदर होते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी कला से जुड़ा होता है या किसी न किसी कला का उसे शौक़ होता है या किसी न किसी कला का अनुरागी होता है, उसे वो कला बहुत पसंद होती है। लेकिन अगर उसमें भाव नहीं है, वो निर्मोही है या ये विरागी है, तो भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतक में कहा है कि जिस मानव को साहित्य, कला और संगीत का अभाव है, जिसमें वह बिना पूंछ वाले पशु के समान है। उन्होंने कहा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूंछ विषाण ही है। तो कलाएं तो हमारी रोम रोम में बसी हुई हैं, हमारी संस्कृति का भाग है, हमारी जीवन की दिनचर्या का अंग है। वस्तुतः कला अपने सुंदर रूपों में मानव जीवन के रूप में बसी हुई है। कहीं कहीं चित्रकला के रूप में सृजित होती है, तो कहीं साहित्यकार अपने हृदय के भावों से भाव विभोर होकर कविता के रूप में अपनी धारा को बहा देता है। कहीं हवा के झोंकों के समान या मंद मंद बयारों के समान संगीत के रूप में हमें जो है ये दिखाई देती है। और अगर देखा जाए तो अपनी संरचना में सारी कलाएं एक दूसरे से संबद्ध ही नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को अपनी उपस्थिति का भी बोध कराती हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने जो डिलीट किया था वो चूँकि मैं कला शिक्षिका हूँ, मैंने पहले भी बताया, तो डिलीट मेरा कला विषय पर ही था, पहाड़ी चित्रों पर था, लेकिन उनमें मैंने पहाड़ी चित्रों का साहित्यिक अध्ययन किया था। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा, सभी कलाओं का एक आपसी संबंध है, अंतर संबंध है, जिन्हें अलग करके हम कलाओं का आनंद ही नहीं ले सकते। तो जो मेरा डिलीट का विषय था वो साहित्य पर आधारित था। पहाड़ी कला में राधा कृष्ण के बहुत चित्र बने हैं, जो केशव, जयदेव, बिहारी, मोतीराम के साहित्य पर, कृष्ण लीलाओं पर, कृष्ण की विभिन्न श्रृंगारिक उनके जो हैं उन पर बने हुए हैं। तो जब मैंने डिलीट किया, उन चित्रों को देखा, परखा, तो एक जो साधारण व्यक्ति है, जब वो चित्रों को देखता है, उन्हें किसी का रंग अच्छा लगता है, किसी की रेखा, किसी का रंग, किसी का कंपोजिशन, लेकिन जब आप साहित्य के अध्ययन के साथ आप उस चित्र के मर्म तक पहुंच गए, तब उनका सौंदर्य क्या होगा वो आप मेरे से पूछिए, क्योंकि उसका आनंद ही कुछ और होता है। वो एक जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो कलाओं का संबंध है, ये चिरकाल से चला आ रहा है। पहाड़ी पेंटिंग्स 18th सेंचुरी की में पीक में थी, तो उस टाइम के चित्रों का मैंने किया। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुरानी परंपरा है। सभी कलाओं का संगम, कौन पहले आया, कौन सी कला पहले आई, इसका कहीं कोई लिखा नहीं है, ना हम इसको कुछ सीमाबद्ध कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार पता चलता है कि ये अपनी उपस्थिति का बोध जो है, दूसरी कलाएं, एक कला के अंदर दूसरी कला अपनी उपस्थिति का बोध कराती रहती है। संगीत, चित्र, मूर्ति और काव्य का परस्पर संबंध
कई स्तरों में प्रकट होता है। इस संबद्धता में ललित कला और कविता का जो संबंध है वो चिर प्रसिद्ध है। पाश्चात्य और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वही कविता उत्कृष्ट मानी जाती है जिसमें चित्रमयता रही है, और वह चित्र उत्कृष्ट माना जाता है जिसमें कविता जैसे सूक्ष्म अर्थ छवियों को खोलने की शक्ति हो। कविता और चित्रकला का आपसी संबंध पर संसार में बहुत सारे हम उदाहरण जुटा सकते हैं जो एक दूसरे के पूरक बनकर अपनी सिद्धियां करती रही हैं, ये विभिन्न कलाएं आपस में। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो एक व्यक्ति में चित्रकार और कवि के गुण दिखाते हैं। कश्मीर के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मूलाराम, उच्च कोटि के कवि भी थे और उन्होंने अपनी कविताओं पर भी बहुत चित्र बनाए हैं। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह, जिन्हें हम नागरी दास उपनाम से भी जानते हैं, वो भी चित्रकला में बहुत रुचि रखते थे। और हम देखें स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय, ये सब साहित्यकार भी थे, चित्रकार भी थे। इन सब की रचना धर्मिता में, इन सब के काव्य में जो है कला की उपस्थिति दिखाई देती है, जो गंगा जमुना की सरसता के समान प्रभावित होती दिखाई देती है। हिंदी के महान कलाकार हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अज्ञे की कविताओं में भी इन्हीं गुणों के दर्शन होते हैं। और वैसे भी एक चित्रकार की विशेषता है कि वह एक समतल धरातल पर ऊंचाइयाँ, गहराई, दूरी, निकटता सभी कुछ दिखा देता है। उसमें मानस चित्रों को रेखा और रंगों के माध्यम से चाक्षुष चित्रों के रूप में प्रस्तुत करने की सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है। मूर्ति और स्थापत्य की भांति चित्रकला भी चाक्षुष होने के कारण आँखों को तृप्ति प्रदान करती है, किंतु माध्यम की कोमलता के कारण जो है चित्र में मूर्तता कम और मानसिकता अधिक दिखाई देती है। काव्य की अभिव्यक्ति में हम देखें तो शब्द माध्यम होता है, शब्द प्रमुख होता है। शब्द में स्थान, दिक्, काल सबके परे सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाव को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य होती है। शब्द में ये जो सामर्थ्य होती है और जो अभिव्यक्ति होती है उसमें दो तत्व काम करते हैं, एक तो नाद तत्व और दूसरा चित्र तत्व। चित्र तत्व तो काव्य का प्राण है। इस दृष्टि से प्रत्येक कविता अपने आप में भाव और विचारों की प्रतिमूर्ति है। शब्द में चित्र निर्माण की शक्ति होती है, क्योंकि शब्द स्वयं एक चित्र है। इस शक्ति के कारण उच्चारित शब्द श्रोता के मन में मानस चित्र उभारता है। अगर हम, जैसे मैंने अभी कहा कि अज्ञे जी के काव्य में हमें चित्रों का बहुत बोध होता है। जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि चित्र उपस्थित होता जा रहा है। तो मुझे अज्ञे जी इसलिए बहुत प्रिय हैं। उनकी कविताओं को पढ़ना एक चित्रों को देखने के जैसा होता है। उनका एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है और उस कविता को आपको भी मैं सुनाना चाहूँगी। आप जब उस कविता को सुनेंगे तो आपके सामने उसकी छवि अपने आप बनती चली जाएगी। कविता है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच में है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे पर टिकी हुई है, बंधी हुई है। इन दो खंभों के बीच तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ। उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। ना मुझे देखते हैं जो नाचता है, ना रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, ना खंभे को जिस पर रस्सी बंधी हुई है, तनी हुई है, ना रोशनी को जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देख रहे हैं, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो खंभे के बीच में है और जिन पर रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में
मैं नाचता नहीं हूँ। मैं तो केवल उस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूँ। मैं तो केवल उस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंबे की रस्सी खोल दूँ, ताकि जो एक तनाव है उसमें उस तनाव की छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं। मैं इस खंबे से उस खंबे पर दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, और मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे को नहीं, रोशनी को नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं केवल नाच और नाच। तो कितनी सुंदर कविता है। अगर आप इसके भावों पे जाएंगे तो आपके सामने एक शब्द चित्र जो है, मानस चित्र उभरता चला जाएगा। एक चूँकि साहित्य और कला का बोध है, तो मैंने भी अपनी जब ये आर्टिकल तैयार कर रही थी तो अपनी कुछ कविताएं निकाली। एक कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस टाइम। उसमें भी आप देखेंगे किस तरह से मेरे भाव एक चित्र का रूप लेते जा रहे हैं। कविता को मैंने शीर्षक दिया था, ए पलक निहार रही थी। मैं ए पलक निहार रही थी उस चंद्रमा को। मैं ए पलक निहार रही थी उस चंद्रमा को। बदनाम तो था वह, लेकिन बिना किसी डर के चमचमा रहा था। बदनाम तो है वह, पर बिना किसी डर के चमचमा रहा था। ए गिनत सितारों में, लेकिन आए हुए मन के भाव कैनवास पर कब उतर गए, एहसास नहीं था मुझे। मैं भी पाषाण की भांति कठोर थी, कैसे उतर गए थे रंगों में मेरे मन के भाव। वह कलाकृति शायद किसी को पसंद नहीं आई थी। वह कलाकृति शायद किसी को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि बोलते होठ होने पर भी मैं व्यथा नहीं कह पाई थी। अपनों से भी मैं व्यथा नहीं कह पाई थी। अपनों से भी मेरी तैयार की गई कृति गूंगी बहरी होते हुए भी, मेरी तैयार की गई कृति गूंगी बहरी होते हुए भी मेरी भावनाओं को जो स्पंदित कर रही थी, और मैं मौन ए पलक निहार रही थी तन्हा चंद्रमा को। तो ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन इसमें एक भाव भी है, एक इमेज भी बन रही है। तो यही है कि हम कलाकार होते हुए, क्योंकि हम हैं तो सब कलाकार ही, सब एक चीज़ से दूसरे चीज़ पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि मानस चित्र तो हमारे मानस में ही बन जाता है, चाहे वो कविता का हो, चित्र का हो, संगीत का हो, नृत्य का हो। सब कलाएं आपस में बहुत अच्छे से घुली मिली हुई हैं, क्योंकि वस्तुतः रूप, रस, गंध, स्पर्श की अनुभूति जो है वो काव्य को बहुत उदात्त बना देती है। उपमान, प्रतीक, बिंब कवि के ऐसे हथियार हैं जिसमें कविता का चित्र रूप खड़ा हो जाता है। तो ये मेरी एक कविता थी, और थोड़ा सा मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगी कि मेरा कला संस्कृति से बचपन से ही बहुत लगाव रहा है। परिवार में, क्योंकि आज सभी को पता है पैसे की कितनी वैल्यू है, बिना कितनी मटेरियलिस्टिक लाइफ है। अगर हम पे धन की कमी है तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने नौकरी करी। मैं एक कला शिक्षिका हूँ। अगर मैं बहुत धन संपन्न होती तो शायद मैं नौकरी नहीं करती, और नौकरी की मुझे आवश्यकता भी नहीं होती। मैं तो बस कला की सेवा करती। जीवन में जब जब लोगों ने निराश किया है मुझे, जब लोगों ने या जीवन ने, दोनों ने ही मुझे निराश किया है, तो कलाओं ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा एक जिजीविषा, मेरी जिजीविषा की स्थापत्य रही हैं, स्तंभ रही हैं। कलाओं से मेरा निजी संबंध बहुत प्राचीन काल से रहा है और विभिन्न रूपों में रहा है। जैसे मैंने कहा, बचपन से रहा है। अगर हम विभिन्न स्तरों की बात करें तो कहीं सेमिनार में, चर्चाओं में, कभी वर्कशॉप में, कभी सांस्कृतिक केंद्रों के सर्वे के स्थान पर, कभी विषय विशेषज्ञ यानी कि विभिन्न कलाओं के जो कलाकार हैं उनसे मिलते हुए, उनसे बात संवाद करते हुए,
उनसे इंटरव्यू लेते हुए या भ्रमण के द्वारा विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए मुझे विभिन्न कलाओं के मैं संपर्क में रही। और चूँकि मैं शिक्षिका हूँ तो पुस्तकें तो मेरी अच्छी सहेलियाँ हैं, अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं जो मेरे साथ हमदम रहती हैं। तो पुस्तकों का ज्ञान से बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं है। इनसे भी मैंने बहुत कुछ अपनी कला संस्कृति को सीखा है, जाना है, जिया है। और मैंने यही पाया कि ये जो हमारी जितनी भी कलाएं हैं वे ऐसी दीप शिखाएं हैं जो रात्रि के अंधेरे कमरे में अगर मोमबत्ती में मोम भी समाप्त हो जाए तो ये निष्कंप जलती रहती हैं, रुकती नहीं हैं। मोम समाप्त हो जाए पर ये निष्कंप चलती रहती हैं, जलती रहती हैं, अनवरत इनमें एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर ये कलाएं नहीं होती तो शायद मेरा जीवन अकारत ही चला जाता। तो ये तो मैं अपनी बात कर रही थी, अपनी एक पर्सनल बात कर रही थी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरह से जो है कलाओं का संबंध जो है वो कभी इतना अटूट है जिसे हम अलग करके देख ही नहीं सकते। तो भारतीय कलाओं के अंतर्गत प्राचीन काल से ही काव्य को आधार मानकर चित्र रचना होती रही है। जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया है, चाहे वो मेरे दिलीप का उदाहरण लें, चाहे विभिन्न कलाकारों की कृतियों का उदाहरण लें, या हम देखें कि म्यूज़िक को भी देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ छोटे से एक समय में जो है शेयर नहीं करी जा सकती। बहुत लंबा विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, बहुत विस्तृत विषय है। तो काव्य को आधार मानकर हमेशा चित्र रचना होती रही है। संगीत में भी काव्य सदैव ही प्रभावी रहा है। संगीत को मूर्तता प्रदान करने में राग रागनियों का चित्रण होता आया है। नृत्य और संगीत की भारतीय मंदिरों में मूर्तिकला में बहुत अहम भूमिका रही है। भारत में काव्य ने कला का रूप समृद्ध किया है और कला ने काव्य की व्याख्या की है। भारतीय काव्य में सूर, तुलसी, मतीराम, जायसी, जयदेव, इन सब के जो ये जितने भी भक्त कवि हैं इन सब के पदों पर रचना हुई, इनके पद गाए जाते हैं, इन पर चित्र बनाए जाते हैं, इन पर नृत्य होता है, शास्त्रीय संगीत चलते हैं। तो भारतीय कला में काव्य की प्रभावशाली व्याख्या मिलती है। चित्रकला और संगीत के मार्मिक ज्ञान के बिना काव्य का अध्ययन जो है वो अधूरा है, संकुचित है। और काव्य की सूक्ष्म जानकारी के बिना कला की समीक्षा संकुचित है। काव्य के पूर्ण सार में ही चित्रकला की व्याख्या निहित है, जो अभिव्यक्ति के द्वारा चित्रतल पर अपनी छवि बिखेरती है। इस प्रकार संपूर्ण कलाओं में एक मूलभूत अंतर संबंध रहता है। सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं और स्पष्ट रूप से कहें तो उनका क्षेत्र ललित कलाओं का क्षेत्र है। ललित कलाओं में सभी कलाओं का मिश्रण है, या यूँ कहें कि एक कला की कलाओं का एक जोड़ है ललित कला, या यूँ कहें कि एक कलाओं का जोड़ है ललित कला, कलाओं का जोड़ है। ललित कला सिर्फ एक कला से कलाओं की पूर्ति नहीं होती, कलाओं का सामंजस्य ही ललित कला है। इन ललित कलाओं से मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही साथ वह आनंददायक भी होती हैं, आनंद भी प्रदान करती हैं, आत्मा में परमात्मा की अनुभूति भी कराती हैं। और हमारा देश, जैसे मैंने कहा, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। हमारा देश तो उत्सव धर्मी है, विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ जो है विभिन्न कलाएं हमारी अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाएं
त्योहारों से, उत्सवों से, धर्म से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और ये कलाएं जन्मोत्सव से लेके शादी विवाह से लेके पूजा खेती बाड़ी तक से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही हमें न केवल मनोरंजन तक ले जाता है, उसे अलंकरण होने से बचाता है, मनोरंजन की स्थिति से बचाता है, बल्कि दूसरा जो पहलू है कि वो प्राचीनता की, हमारी परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। अगर हम आज मुड़कर पीछे देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक शैलियों में भी सभी रूपों में एक व्यवस्था दिखाई देती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से था। अब धीरे धीरे जो ये व्यक्तिगत होती गई और इनका संबंध कहीं कहीं व्यवसाय से भी जुड़ता गया, बहुत कुछ व्यवसाय से भी जुड़ता गया और ये व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत और नृत्य कलाएं राजाओं के या विभिन्न शासकों के आश्रयों में चली गईं, संरक्षण में चली गईं और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधने लगीं। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचि के अनुसार कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने में प्रोत्साहित भी करते थे, ऐसा नहीं है, और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता था कलाओं को। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय रूप ग्रहण करती चली गईं। गुप्त साम्राज्य में तो ये पराकाष्ठा पर पहुंच गईं। अजंता इसका उदाहरण है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कलाओं के लिए आज तक का सबसे महान या महत्वपूर्ण कहिए शास्त्र है, जिसी के आधार पर हम कलाओं की चर्चा, उनका अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज की कलाएं भी जो हैं हमारी, वो भी कहीं ना कहीं लोक कलाओं से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो चित्रकला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो। तो शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी भी ख़त्म न होने वाला संवाद जो है, वो इन ललित कलाओं की ताकत है, उनकी बैकबोन है। हमारे लोक कलाएं विश्व मनन की चेतना का स्पंदन है, हृदय के राग विरागों की बांसुरी हैं। यह वह दर्पण है जिसमें जीवन युग की छाप दिखाई देती है। हमारी कलाएं जहां एक ओर मानवता की अतीत अनुभूतियों का अमर कोश है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान की संबल और भविष्य की प्रेरणा भी हैं। मेरी एक कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी। मैंने कहा कि जब मुझसे प्रभात सर ने कहा कि मुझे कुछ बोलना है, तो तब मैंने अपनी जो कविताएं हैं, जो मैंने डिजिटली सेव की हुई थी, उनके प्रिंट निकाले। तो जो कविताएं, जब हम कहते हैं, कवि माघ ने भी कहा है कि जो चीज़ पुनः पुनः नवीनता उत्पन्न करे वही कला है। तो कुछ कविताएं मुझे अपनी बहुत वापस उनमें एक नयापन लगा, तो वो मैंने अपनी 2 कविता प्रस्तुत करी हैं। आप लोगों की अनुमति होगी तो एक कविता और प्रस्तुत करूँगी, और उस कविता को प्रस्तुत करके मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ये कविता यहाँ पर इसका जिक्र क्यों किया है, क्यों मैंने ये कविता का वाचन किया है। तो कविता को मैंने शीर्षक दिया था ब्रह्मांड। एक दिन एक प्रश्न आया मन में यूं ही उभर, एक दिन एक प्रश्न उभर आया मन में यूं ही, मृदा मिट्टी, मृदा कृतार्थ है पेड़ को पाकर या आश्रित है पेड़ मृदा पर। मृदा कृतार्थ है पेड़ को पाकर या आश्रित है पेड़ मृदा पर। पर्याप्त मात्रा में सोचा समझा किया विचार, पर्याप्त मात्रा में सोचा समझा किया विचार, और यही मस्तिष्क में क्रौंधता रहा बार बार।
कानन कौशल व सरोवर स्थित हैं वसुंधरा पर। जब पाया आरण्य ने यहाँ अर्चना, अरे समझ नादान, सदा सहयोग से ही हुआ ब्रह्मांड का दीर्घ से दीर्घ तक काम। सदा सहयोग से ही हुआ ब्रह्मांड का दीर्घ से दीर्घ तक काम। तो ये सभी कलाएं जो हैं ये एक दूसरे के सहयोग से ही पनपी हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही बड़ी हैं, और एक दूसरे के सहयोग के बिना ही उनका अस्तित्व है। एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार समस्त कलाओं का अंतर संबंध एक प्रबल प्रमाण है। कलाओं की पारस्परिक निर्भरता का किसी भी कला के विकास के लिए उस कला का अन्य माध्यमों पर आश्रित रहना पड़ता है। परस्पर निर्भरता के कारण एक कला की विशेषता दूसरी कला में अपने आप आ जाती है, अनायास ही आ जाती है, और यह परंपरा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। और मैं अपनी यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये जो वक्तव्य है अच्छा लगे तो मुझे अवगत ज़रूर कराइएगा, और अगर कुछ त्रुटि हो तो उससे भी अवगत कराइएगा, ताकि आगे भी उसमें सुधार किया जा सके। क्योंकि पढ़ने, पढ़ाने और सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।